वो उकताया हुआ बूढ़ा जंगजू जिसने अपनी उम्र भर सल्तनतों को रौंद कर अपनी राह बनाई थी, अब नई फतूहात की भूख में तड़प रहा था। खून की रंगीनियां देखे मुद्दत बीत चुकी थी और उसकी सफाक तबीयत वहशत के बगैर बेकैफ हो चली थी। फिर तकदीर ने उसे वो लम्हा दे दिया जिसकी उसे बरसों से प्यास थी। वो बर्फ से ढकी उस संगलाख चोटी पर चढ़ गया जिसे वो तेंगरी का मरकज, आसमानी खुदाई का दहकता हुआ दरबार समझता था। ऊपर पहुंचकर उसने टोपी उतारी और यख बस्ता पत्थरों पर नंगा सर सजदे में गिर पड़ा। हवा यूं चीखती थी जैसे पहाड़ उसके सामने झुकने से इनकार कर रहा हो। बर्फ की सुइयां उसके चेहरे पर तेज धार ब्लेड की तरह पड़ती थीं, लेकिन वो बाल बराबर न हिला, जैसे किसी और जहान का मुजाविर हो। 3 दिन 3 रातें वो एक बेजान लाश की तरह बर्फ में जमी हुई चट्टान बना रहा। न पलटा, न उठा, न कुछ कहा। सिर्फ उसकी भाप बनती सांसें आसमान की तरफ उठती थीं, जैसे वो खुदा के दरबार में धाड़ रहा हो कि फैसला कर कि कब खून बहाना है। चौथे दिन जब वो उठा तो उसके चेहरे पर जमी बर्फ यूं ही नहीं चमक रही थी, वो ऐसे लगती थी जैसे खून की मुंजमद बूंदें हों। उसकी आंखों की सुर्खी किसी आम गुस्से की सुर्खी नहीं थी, बल्कि उस हैवान की थी जिसे शिकार की भूख पागल बना देती है। वो आसमान की तरफ देखकर गरजा और उसकी आवाज से पहाड़ की चोटी लरज उठी। आसमान पर 2 सूरज नहीं जलते और जमीन पर 2 शहंशाह नहीं रह सकते। मगर इस ऐलान के पीछे एक ऐसा राज सुलग रहा था जो खुद बर्फ के दिल को पिघला दे। चंगेज खान यहां इबादत के लिए नहीं आया था, वो यहां गजब की इजाजत लेने आया था, क्योंकि उसे इससे पहले ही वो खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी रूह में जगह जगह दरारें डाल दी थीं। उसके कासिद की दाढ़ी नोची गई, उसके चेहरे पर खंजर चलाया गया और उसे इस बेरहमी से जलील किया गया गोया चंगेज के सीने पर अपनी गंदी उंगलियां फेरकर उसे ललकारा गया हो। ये खबर उसके दिल में आग नहीं, आतशफिशां बनकर गिरी थी। और चंगेज खान इन 3 रातों में इबादत नहीं कर रहा था, वो आसमान से कत्लेआम का परवाना ले रहा था। उस फलक शिकन पहाड़ी से उतरते ही चंगेज खान ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने बर्क रफ्तार कासिद को ख्वारिज़म शाह के नाम ऐलान जंग लिखवाया। ऐसा ऐलान जिसमें धमकी नहीं, सिर्फ अंजाम की आहट थी। तूने जंग पसंद की है, अब जो होगा सो होगा। क्या होगा हम नहीं जानते, सिर्फ आसमान जानता है। ये अल्फाज कासिद की पुश्त पर बिजली बनकर चमके और वो तातारी घोड़े की रफ्तार से रेगिस्तानों में गायब हो गया। उधर चंगेज खान का हुक्म आसमान की गरज बनकर फैला और एशियाए बुलंद की वसतों में बिखरा हुआ तातारियों का टिड्डी दल लश्कर सहराए गोबी के जनूब मगरबी किनारे पर तूफान की तरह जमा होने लगा। एक तुमान 10,000 सफाक जंगजुओं का दस्ता होता था। ऐसे 20 तोमान एक एक करके वहां उतरने लगे। हजार सिपाही एक एक झंडे तले जमा हुए। जब पूरा लश्कर जमा हुआ तो झंडों की तादाद 700 तक जा पहुंची। गोया लश्कर आदमियों का नहीं, 7 लाख भड़कते हुए शोलों का था। फिर मौसम खिज़ां रजब 616 हिजरी सितंबर 1219 ईस्वी में ये बलाखेज सैलाब सहराए गोभी से निकलकर झील बैकाल के पहलू पहलू मगरिब की सिमत चल पड़ा। ख्वारिज़म की सरहद 3 माह की मुसाफिर पर थी और दरमियान में हजारों मील लंबी वादी, जिसमें ना शहर ना आबादी, सिर्फ मुर्दा खामोशी और बर्फ का जहन्नम। जाड़ा आते ही आसमान से बर्फ की चोटियां बरसने लगीं। तंद हवाएं सिपाहियों की हड्डियां चबा रही थीं। अगर चंगेज पहले से इंतजामात का पहाड़ ना खड़ा करता तो शायद ये लश्कर इन्हीं तूफानों की कब्र बन जाता। मगर ये तातारी कोई आम फौज नहीं थे। ये चंगेज के तैयार किए हुए बेहमाना ऊंट थे जो पहाड़ चीर सकते थे, नदियों को जमे बगैर पार कर सकते थे। वो बर्फ पोश घाटियों, यख बस्ता नदियों
और मौत जैसी सुनसान झीलों से यूं गुजरे जैसे पानी में तैराकी करते हों। रसद के लिए मवेशियों के बेशुमार रेवड़ लश्कर के आगे आगे हंकाए जा रहे थे। हर 10 सिपाहियों के लिए 3 बकरियों का खुश्क गोश्त हमेशा अलग बर्तनों में महफूज रहता। घोड़ों के गौल थे जिन्हें सिपाही बार बार बदलते, इसीलिए इनकी रफ्तार दुनिया की हर फौज से आगे थी। और साथ थे राहबर, मुतरजिम, तबीब, ताजरों के भेस में जासूस और वो पढ़े लिखे लोग जो फातेह शहरों का नज़्म व नस्क संभालते। ये सिर्फ लश्कर नहीं, एक मुकम्मल रियासत अपने कदमों पर खड़ी होकर ख्वारिज़्म की तरफ बढ़ रही थी। जहां लश्कर पड़ाव डालता वहां खैमों का पूरा शहर आबाद हो जाता। औरतें सिपाहियों की खिदमत के लिए साथ थीं। इन जंगलों में खुराक सिर्फ शिकार, घास और वो मवेशी थे जो साथ लाए गए थे। मगर सड़ती बर्फ और सख्त सर्दी हर गुजरते दिन मजीद बेरहम होती जाती। रास्ता बंद होता तो तातारी बर्फ की चट्टानों को अपनी कुल्हाड़ियों से चीरकर नया रास्ता बना लेते। और जब कभी खुराक की शिद्दत जान पर बनाती तो ये जंगजू अपने घोड़ों की रगें काटते, उनका गर्म खून चूसकर रगों को दोबारा टांके लगा देते ताकि घोड़ा जिंदा रहे, सफर भी चलता रहे और मौत इन्हें छू भी ना सके। वो लश्कर एक ऐसा सैलाब था जिसने जमीन के पुष्ट पर 150 मील तक अपनी धमक बिछा रखी थी। इतनी वुसत मगर ऐसा जब्त कि दूर से देखो तो लगे जैसे कोई फौलादी देव आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। 1,500 किलोमीटर निगलने के बाद ये खून आशाम रेला उस मकाम पर आ पहुंचा जहां जनूब की सिमत वो कदीम दर्रा था, सदियों से चीन और वस्ते एशिया का दरवाज़ा, शुमाली शाहराह पहलो। चंगेज़ खान ने यहाँ रुककर अपने लश्कर को 2 हिस्सों में काट दिया, ऐसे जैसे कसाब तेज़धार छुरी से शिकार के 2 टुकड़े करे। अपने बड़े बेटे जोजी को 20,000 भेड़िए देकर उसने उसे इसी कदीम रास्ते पर धकेल दिया जो ख्वारिज़्म की शुमाल मशरक़ी हड्डी को जाकर काटता था। उसे यकीन था कि ख्वारिज़्म शाह इसी सिमत से ख़तरा महसूस करेगा, इसी तरफ लश्कर समेटेगा, अपने मरकज़ और पहलू खाली छोड़ देगा। और तब चंगेज़ खान आसमान के पीछे से बर्फ़ की वादियों को चीरता बुखारा पर टूट पड़ेगा। मगर जोजी को भेजने में एक और जहर भी मिलाया गया था। इसी शाहराह के गर्दो नवाह में तूख्त खान नामी कबायली सरदार अरसे से तातारी लश्कर के लिए कांटा बना हुआ था। चंगेज़ चाहता था कि ये कांटा अपने ही हाथों से तोड़ डाले। जोजी जनूब मुड़ा, बुलंदियों की 7,000 फुट ऊंची गर्दनें काटता हुआ कोहे तियान शियान के संगलाख दर्रों को उबूर कर गया। रास्ता घने दरख्तों, बूसीदा चट्टानों और चीखती हवा में सांप की तरह बल खाता हुआ दरियाए सीजों की तरफ लपकता जाता था। कुछ अरसा पहले चंगेज़ ने जी नोयान को चीनी तुर्कस्तान के हुक्मरान कशलुक खान की सरकोबी के लिए भेजा था। वो मुहिम पूरी करके इसी खित्ते में ठहरा हुआ था। जब जोजी तियान शियान पार पहुंचा तो जी नोयान का फौलादी लश्कर भी वहीं उसका मुंतज़िर था। गोया चंगेज़ खान ने अपने 2 आतिशफिशां एक ही वादी में जमा कर दिए हों। दोनों फ़ौजें यकजा हुईं और अब ख्वारिज़्म की मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी सरहद पर एक ऐसा अफरीद खड़ा हो चुका था जो हरकत में आए तो ज़मीन हिलती थी और रुके तो खामोशी डर के मारे चीखती थी। चंगेज़ खान के कासिद के कत्ल के बाद ख्वारिज़्म शाह को यकीन हो चुका था कि अब जंग सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। इसलिए उसने अपने तेज़ दानिश जासूस शुमाल मशरक़ी सरहदों की तरफ रवाना किए, वही सरहदें जिनके पार मंगोल आंधी अपना सीना फुलाकर खड़ी थी। ये जासूस कोहिस्तान की बर्फानी हद्दियों को चीरते उन खौफनाक घाटियों से गुजरते जहां अगर कोई चीख भी मारे तो जवाब में पहाड़ का साया भी ना हिलता। बिलाखिर उस मकाम तक पहुंचे जहां तातारी लश्कर एक बेकाबू सैलाब की तरह फैला हुआ था। उन्होंने जो कुछ देखा वो होश रुबा कसरत थी, ऐसी कि देखने वाला या तो पागल हो जाए या फौरन ही सजदे में गिर पड़े। जासूस ख्वारिज़्म पहुंचे तो उनके चेहरे खौफ से जर्द और अल्फाज कपकपाते हुए निकल रहे थे। ख्वारिज़्म शाह ने परेशानी से अपने मोतमद रकन फाजिल शहाबुद्दीन खियूनी को बुलाया। शहाबुद्दीन ने सीधी सादी
मगर धोखे में लिपटी हुई राय दी, जहां पना आपकी अफवाज भी कम नहीं, बल्कि अगर इर्द गिर्द के कबाइल को पुकार लें तो ये समंदर और भी फैल जाएगा। ऐलान आम हो जाए तो हर मुसलमान पर जान और माल के साथ मदद फर्ज हो जाएगी। फिर हमें फौरन दरियाए सैझू पार करके इन तातारियों का रास्ता रोक लेना चाहिए। वो थके हारे आएंगे और हम ताज़ा दम होकर उनका खात्मा कर देंगे। ख्वारिज़म शाह को यह बात अनजानी खुशफहमी की तरफ बहुत भाई, लेकिन अमल से पहले उसने सल्तनत के बड़े सरदारान को बुला लिया। वो सरदार जिनके जिस्मों पर धात की तरह सख्त तजुर्बा और खून की तरह गर्म अकल चिपकी हुई थी। उन्होंने मशवरा दिया, जहां पना फौज को सरहद पर जमा करना ठीक है, मगर दरिया पार करना ये खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। जब तक हमें मालूम ना हो कि तातारी लश्कर किस रुख से आ रहा है, अपनी सारी कुव्वत को एक ही रास्ते पर झोंक देना अंधी जुर्रत है, हिकमत नहीं। और अगर हम दरिया पार गए तो तंग घाटियों में तातारी तीरंदाज हमें छलनी कर देंगे, पहाड़ों में हमारी सफ़ें सिमट जाएंगी और हम ज़मीन के तंग सीने में दुश्मन के घेरे का आसान शिकार बन जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि दुश्मन को हमारे इलाकों में आने दिया जाए। ये पहाड़, ये घाटियाँ, ये सब हमारे हैं और तातारी इनसे नावाकिफ। यहाँ हम इन्हें रोंद डालेंगे और कोई एक भी जिंदा न जाएगा। ये राय ठीक, पुख्ता, मजबूत थी, मगर अफसोस ख्वारिज़म शाह को ये पसंद ना आई। उसके नज़दीक मंगोलों जैसे खाना बदोश लुटेरों को मरूब करने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद आगे बढ़कर हमला करना। मगर असल ज़रूरत थी जामे हिकमत अमली की, ठंडे दिल से सोचने की, तातारी तूफान का मुकाबला करने की। मगर ख्वारिज़म शाह अपनी 3 लाख फौज के गुरूर में यह समझ बैठा था कि यही फौज उसके लिए नाकाबिल शिकस्त हिसार है। इसी गुरूर में उसने चंद आर्जी शिकस्ता मंसूबे बनाए जो फायदे के बजाय आने वाली तबाही के लिए बुनियाद बन गए। सबसे पहला गलत कदम, अस्करी ज़रूरियात के लिए अपनी रियाया पर 2 साल का टैक्स और खराज पेशगी मुसल्लत कर दिया, गोया अवाम की जेबें नचोड़कर लश्कर के कदमों में खून की ईंटें बिछा दी हों। ख्वारिज़म शाह ने जब अपने गुरूर और खौफ दोनों के ज़ेरे असर उधड़ी हुई हिकमत अमली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, तो उसने एक और फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो आने वाली बर्बादी का रास्ता खुद अपने हाथों से हमवार कर गया। उसने हुक्म दिया कि समरकंद के गिर्द 36 मील लंबी एक नई और अजीमुशान फसील तामीर की जाए, एक दीवार जो शायद उसके वहम में मंगोल तूफान को रोक सके, एक दीवार जैसे वो ज़माने के गज़ब को ईंटों में कैद करना चाहता हो। मंसूबा ये था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तमाम अफवाज को समरकंद के पीछे जमा किया जाए और वहाँ से लंबी थका देने वाली मुदाफ़ियाना जंग छेड़ दी जाए, ये सोचकर कि शायद दुश्मन थक कर ही वापस पलट जाए। मगर यह ख्वाब हवा में तहलील होने के लिए ही बना था। पहला बड़ा दुचका, रियाया का कंगाल होना। 2 साल का टैक्स पेशगी लगाने के हुक्म ने इस साल रियाया की हड्डियों से यकमुश्त 3 साल का खराज नोच लिया। लोगों के घर उजड़ने लगे, बाजार वीरान होने लगे और हुकूमत इन्हीं लोगों की हिमायत खो बैठी जो इसके लिए ढाल बन सकते थे। जब रियाया ही कट जाए तो सल्तनत कभी जंग नहीं जीत सकती। दूसरा महलिक धचका, समरकंद की फसील जो मुकम्मल ही ना हो सकी। समरकंद की अजीमुशान फसील जिस पर पूरे साल का खजाना लुटा दिया गया, वो मुकम्मल होने से पहले ही मंगोल आंधी ने अपने कदम जमीन पर मार देने शुरू कर दिए। फसील अधूरी, मंसूबे अधूरे और सल्तनत की सांसें भी अधूरी। इस दौरान ख्वारिज़म शाह ने ईरानी और खुरासानी कबाइल से मजीद आदमी फौज में भर्ती कर लिए और सरहद के गैर महफूज शहरों की आबादी दूसरे इलाकों में मुंतकिल करवा दी। एक ऐसी भागदौड़ जैसे बारिश के आगाज पर कोई शख्स टपकती छत को हाथों से थामने की कोशिश करे। चंद हफ्तों की बेरब्त तैयारियां पूरी हुईं तो ख्वारिज़म शाह 4 लाख सिपाहियों के समंदर के साथ शुमाल मशरकी सरहदों की तरफ कूच कर गया।
8 शव्वाल 616 हिजरी यानी 17 दिसंबर 1219 ईस्वी को वो बुखारा पहुंचा। 2 दिन पड़ाव करके आगे बढ़ा और मरकत के मकाम पर एक और मुख्तसर क़याम किया, मगर शुमाल मशरक से जोजी चंगेज़ खान का बेटा अपने लश्कर के साथ ख्वारिज़म की सरहदों को चीरता हुआ तेजी से आगे आ रहा था। जब ख्वारिज़म शाह को खबर मिली कि जोजी करीब पहुंचने ही वाला है, तो उसने जल्दी में पहला बड़ा अस्करी कदम उठाया। जलालुद्दीन को 15,000 सिपाह देकर हुक्म दिया गया, दरियाए सेहून अबूर करो, दुश्मन के रास्ते में घात लगाकर छुप जाओ। जब मंगोल वहां से गुजरें तो उन पर आसमानी बिजली की तरह टूट पड़ो। तातारी बेखबर होंगे और भारी नुकसान सहकर शायद पसपा हो जाएं। मुमकिन है पहली शिकस्त ही उन्हें मजीद पेशकदमी से रोक दे। ये मंसूबा कागज पर बड़ा शानदार लगता था, लेकिन असल जंग उसे हमेशा वो जगह बदल देती है जहां अक्ल कम और गुरूर ज्यादा मौजूद हो। 15,000 ख्वारिज़मी सिपाही जलालुद्दीन के ज़ेरे साया दरियाए सेहून अबूर करके कई मील दूर पहाड़ी दर्रों में दुबके बैठे थे। वो दर्रे जिनकी खामोशी में सिर्फ घोड़ों की हल्की सांसें और सिपाहियों के तीरों की लकड़ी की मध्यम महक बसती थी। जलालुद्दीन तक हर रोज ये इत्तला पहुंचती कि 20,000 मंगोल इन्हीं रास्तों से आ रहे हैं। बज़ाहिर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक था, मगर असल दुश्मन तातारी नहीं थे। असल दुश्मन वो थे जो ख्वारिज़मी खैमों के अंदर बैठे थे। मगर अपनों की गद्दारी ने जंग शुरू होने से पहले ही फैसला सुना दिया। तातारी जासूसों ने एक एक खुफिया बात, एक एक छुपे मकाम, एक एक तेग बरदार सिपाही की पोजीशन, तमाम कुछ जान लिया। यह खबर चंगेज के बेटे जोजी तक बर्क की तरह पहुंची और इस लम्हे यह साबित हो गया कि ख्वारिज़म शाह की फौज लोहे की नहीं, दीमक लगी लकड़ी की दीवार थी। जोजी ने रुख बदला, बगैर आवाज के, बगैर सांस के, बगैर किसी धमक के। उसने अपनी फौज को दाएं बाएं पहाड़ों में फैला दिया और रात के लम्हे जब घाटियों में स्याही सांप की तरह लहरा रही थी, मंगोलों ने हमला कर दिया। ये हमला किसी लश्कर का हमला न था, ये ज़लज़ले के बाद उठने वाली तबाही की पहली लहर थी। ख्वारिज़मी खाक टूट गई, तीरों की बारिश बरसने लगी, घोड़ों की हिनहिनाहट चीखों में तब्दील हो गई और 15,000 सिपाहियों के कतारें यूं बिखर गईं जैसे आंधी में जलते चिराग। रात की स्याह चादर सिपाहियों के खून से सुर्ख होने लगी, ऐसे जैसे जमीन पर आसमान से कोई सजा उतारी गई हो। जलालुद्दीन ने आखिरी हद तक डटकर मुकाबला किया। तेग के वार, तीर का निशाना और घोड़े की आखिरी जस्त सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर जब उसने देखा कि फतेह अब एक ख्वाब है और मौत यकीन, तो उसने पसपाई को तरजीह दी। बड़ी मुश्किल से दुश्मन के तौके मौत से निकलकर वो दोबारा लंबे सफर के बाद बाप के खैमे तक पहुंचा। अपनी फौज की तबाही देखकर ख्वारिज़म शाह आग बगोला हो उठा। उसने फैसला किया कि अब कोई ताखीर नहीं, बड़े लश्कर के साथ सफ बस्ता जंग ही वाहिद जवाब है। वो ये समझ बैठा था कि जंग महज हिम्मत से जीती जाती है, मगर दुश्मन वो था जिसकी हिम्मत में चंगेज़ खान की दरिंदगी शामिल थी और जिसकी तदबीर में हजारों अजियतों का तजर्बा। जूजी अपनी असल हिदायत भूला नहीं था। पहले उसने बागी तुर्क सरदार तौक तुगान का पीछा किया। तौक तुगान तातारी लश्कर की आहट पाते ही अपने कबीले समेत भाग निकला और क्राक्यूम की तरफ दौड़ा, जो ख्वारिज़म के शहर जंद के करीब था। उधर समरकंद में ख्वारिज़म शाह को खबर मिली कि तौक तुगान सरहद की तरफ बढ़ रहा है। इस सरकश सरदार से उसके पुराने इख्तिलाफात भी थे, लिहाजा सोचा कि तातारियों से पहले पहले इस फितने का ही खात्मा कर दूं। वो कुछ फौज लेकर आगे बढ़ा, मगर रास्ते में उसे वो खबर मिली जिसने उसकी आंखों की नींद छीन ली। तौक तुगान के पीछे खुद तातारी लश्कर भी चला रहा है। अब हकीकत वाज़े हो गई कि तौक तुगान भागा नहीं था, बल्कि मंगोल आंधी उसकी एड़ियों पर थी। ख्वारिज़म शाह ने समझ लिया कि दुश्मन का पहला वार उसके बिल्कुल सामने है। उसने एक ही वार में दोनों दुश्मनों को ख़त्म करने का क़स्द किया। फिर वो समरकंद वापस गया, अपने तमाम लश्कर को जमा किया और खुद बढ़ता हुआ सरहदी शहर जंद जा पहुंचा।
तौक तोगान अभी ख्वारिज़मी हुदूद से कुछ फासले पर ही था कि जूजी उस पर बिजली बनकर गिरा। एक खून रेज होलनाक जंग के बाद उसने तौक तोगान की कुव्वत को चीर कर रख दिया। पूरा कबीला मट्टी में मिल गया। चंद भागने वाले भी दर्रों में मार दिए गए। उससे पहले जूजी कई छापामार दस्ते दरियाए सहीहों के अतराफ भेज चुका था, जो अंधेरी रातों में बस्तियों पर टूट पड़ते, गल्ला मवेशी खुराक उठा ले जाते, मुजाहमत करने वालों को कत्ल करते और घरों पर आग लगाकर पहाड़ी पनाहगाहों में छुप जाते। ये सब सिर्फ लूट मार नहीं थी, एक दावत थी, ख्वारिज़म शाह को पहाड़ों की घाटियों में घसीटने की दावत, वहां जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। ख्वारिज़म शाह ने सरहद उबूर की तो सामने लाशों से भरी वादी थी। मट्टी खून से सुर्ख थी। तातारियों और तौक तोगान की गुज़श्ता रोज की जंग की निशानियां हर तरफ बिखरी थीं। एक दुश्मन तो खुद ही खत्म हो चुका था, मगर सुल्तान की रगों में गुस्सा और गुरूर उबल रहा था। तातारी ज्यादा दूर नहीं थे और वो उन्हें हाथ से निकलने देने के लिए तैयार न था। उसने 4 लाख में से अक्सर फौज दरिया किनारे छोड़ दी और बकिया लश्कर के साथ उन तंग खूनी दर्रों में घुस गया जिनके दोनों जानिब आसमान को छूते पहाड़ उठे खड़े थे। सिपह सालारों ने रोका, समझाया, मगर सरहदों पर तातारियों की लूट मार ने उसके दिल में वो आग भड़का दी थी कि कोई दलील ना बुझी। वो पामीर और कोहे तैयान श्यान के साए में दुश्मन का ताक़ुब करता हुआ एक घने दर्रे में दाखिल हुआ। रात ढली, सुबह हुई और ख्वारिज़मी लश्कर एक तवील शजरपोश वादी में जा पहुंचा। सामने दूसरी सिमत जूजीरा लश्कर खैमाजन था। जूजी ने अपने सरदारों का जायजा लिया। एक सरदार ने खौफजदा मशवरा दिया कि आका, पसपा होकर मरकजी लश्कर से जा मिलते हैं, फिर यकबारगी हमला करेंगे। मगर जूजी ने उसकी तरफ ऐसी नजर डाली कि वो खामोश हो गया। उसने गुर्राते हुए कहा कि चंगेज खान का बेटा अगर मैदान जंग से भाग जाए तो बाप को क्या मुंह दिखाएगा। जूजी लड़ने पर आमादा था, मगर चालाक भी। उसने ख्वारिज़म शाह के पास पैगाम भेजा कि हमें खाने आजम ने आपसे लड़ने की इजाज़त नहीं दी, हम दूसरे मकसद से आए हैं, लेकिन अगर आपने जंग छेड़ी तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे। ये पैगाम नरमी नहीं, जंग का चाल था, एक चाल ताकि दुश्मन के दिल में गफलत उतर जाए और वो पूरी कुव्वत से ना लड़ सके। पैगाम के जवाब में ख्वारिज़म शाह ने जलते हुए लहजे में कहलवाया कि चंगेज़ खान ने तुम्हें जंग से रोका होगा, मगर अल्लाह ने हमें तुमसे जिहाद का हुक्म दिया है। मेरे नज़दीक तुम और बाकी दुश्मन बराबर हैं। ये वो लम्हा था, जंग को अब कोई नहीं रोक सकता था। इस जवाब के साथ ही ख्वारिज़म शाह ने ऐलान जंग कर दिया। वादी में सफ़ेद दुरुस्त की गईं। घोड़ों के सुम जमीन को दहला रहे थी। जिरहें धूप में बिजली की लकीरों की तरह चमक रही थीं। सामने तकब्बुर से सर उठाए तातारी सफ बस्ता हो चुके थे। ख्वारिज़म शाह ने दुश्मन की तरफ देखा तो आंखों में एक अजीब सा इम्तजाज था, हैरत भी और हकारत भी। ये समूर ओढ़े पस्ता कद घोड़ों पर सवार, जैन के बगैर ज़रा बख्तर, बगैर ढाल, ये भला इस अजीम लश्कर का सामना कैसे करेंगे? इनके पास सिर्फ तलवार, तीर, तरकश, कमान, बास के पास बारीक लंबे नेज़े। उसने पलटकर अपनी फौज देखी। अरबी घोड़ों के तूफानी सवार, तुर्क नेज़ा बरदारों के झुंड, प्यादा तीर अंदाज, अफगानी और फारसी शमशीर जन, सब के सब फौलाद में ढले हुए। सूरज की किरणें इनकी जिरहों पर आईनों की तरह झिलमिला रही थीं। उसने गुरूरी मुस्कुराहट के साथ दिल में कहा, फतह तो हमारी मुट्ठी में है, और हाथ उठाकर हमले का हुक्म दे दिया। तबले जंग पर ज़र्ब पड़ी और तारीख का सबसे भयानक बाब खुल गया। जहन्नुम की आग भड़क उठी। तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। तातारी और तुर्क सवार आमने सामने टकरा चुके थे। हर तरफ चीखे, धाड़ें, घोड़ों की हिनहिनाहट, जिरहों की झनकार। वादी आग उगल रही थी। लेकिन ख्वारिज़म शाह पर बहुत जल्द हकीकत आश्कार हो गई। वो फंस चुका था। ये तंग वादी इसकी लाखों की फौज को एक कब्र बना चुकी थी। सवार दस्ते आगे बढ़ नहीं सकते थे। प्यादा सिपाह जगह की तंगी के बायस मुनासिब फासले से तीर भी ना चला सकते थे। अगर चलाते तो जख्मी अपने ही होते। सामने मौजूद तातारी तादाद में आधे से भी कम थे, मगर इस वादी ने तादाद का सारा फायदा धो डाला। जो सफ़ें आगे थीं वो कट रही थीं। पीछे की सफ़ों को आगे आने की जगह नहीं मिल रही थी। और अब
वो मंजर शुरू हुआ जिसने एक सल्तनत को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तातारियों का कहर ख्वारिज़्म शाह देख रहा था। पहली बार, अपनी जिंदगी में पहली बार उसे खौफ का जायका महसूस हुआ। तातारी सवार दस्ते बिजली की मानिंद हमला करते, बीच से लश्कर को चीरते, दाएं बाएं धकेलते, लाशें रोनते आगे बढ़ रहे थे। उनकी दरिंदगी, उनकी बेखौफी, उनकी सफाकी सुल्तान के गुरूर को पिघला रही थी। कल्बे लश्कर में मौजूद ख्वारिज़्म शाह को चारों तरफ से खतरा घेर चुका था। पीछे हटने वाले सिपाहियों को पिछली सफ़ों ने सहारा देने की कोशिश की, मगर ये सैलाब रुका नहीं। तातारी हरव्वल दस्ते सामने की फिजा को साफ करते हुए घेरा तंग कर रहे थे। उन्हें हुक्म था, बादशाह को जिंदा पकड़ो। अब फासला चंद 100 गज रह गया था। सुल्तान का मुहाफिज दस्ता तातारियों के तलवारों के नीचे दम तोड़ रहा था। ख्वारिज़्म शाह, जो कुछ देर पहले फतह के झूठे ख्वाब देख रहा था, अब उसके दिल में एक ही आह थी, या खुदा किसी तरह जान बच जाए। उसे यकीन हो चुका था ये आखिरी लम्हे हैं। तातारी परचम, जिसके 2 सींग हवा में खून की बू के साथ लहरा रहे थे, सिर्फ चंद सांसों की दूरी पर था। कोई मोजज़ा, सिर्फ कोई मोजज़ा उसे इस मौत के शिकंजे से निकाल सकता था। ख्वारिज़्म शाह ने अपने आप को जीता जी मुर्दा समझ लिया था। अचानक क़यामत ख़ेज़ शोर शगब ने वादी के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। नाराए तकबीर की गूंज पहाड़ों से टकराकर आसमान तक जा पहुंची। ख्वारिज़्म शाह, जो अभी लम्हा भर पहले मौत को अपने चंद कदम दूर देख रहा था, चौंका, पलटा और उसकी आंखों में यकीन की बिजली कौंधे बनकर कड़की। वादी के एक गोशे से गर्दो गुबार का तूफान उठता हुआ आ रहा था और इस गर्द की गहरी धुंध में से एक स्याह परचम उभरा, जिसके पीछे फौलाद जैसे सीने, खून में तर चेहरे और बिजली जैसी नजरों वाले सवार लपक रहे थे। सबसे आगे लंबा कद, फौलादी ज़िरा, तलवार पर सूरज की आखिरी किरण और आंखों में गजब और गैरत की चमक, शहजादा जलालुद्दीन ख्वारिज़्म। वो बाप को मौत के पंजे में घिरा देखकर यूं लपका था जैसे शेर अपने जख्मी बच्चे को बचाने को दौड़े। तातारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर जलालुद्दीन और उसके सरफरोश ऐसे बढ़े कि मंजर ही बदल गया। उनके हमले की शिद्दत ऐसी थी कि सामने आने वाला हर नेजा टूटा, हर तलवार बिखरी, हर सवार जमीन चाट गया। चश्मे ज़दन में वो शाही मुहाफिज दस्ते से जा मिले। टूटे हुए दिल वाले सिपाही, मुंतशिर सफ़ें, भागते जानिसार, सब उसकी ललकार से दोबारा फौलाद बन गए। जलालुद्दीन ने आगे बढ़कर पूरा मुहासरा तोड़ डाला। ख्वारिज़्म शाह के गिर्द घेरा तंग करने वाले तातारियों पर ऐसा हमला किया कि धारदार तलवारें आसमान पर बिजली की कौंद की तरह चमकतीं और अगले लम्हे दुश्मन के खून का खराज वसूल कर लेतीं। उसकी हर ज़र्ब के साथ यूं लगता था जैसे पूरी वादी दहल गई हो। ख्वारिज़्म शाह ये मंजर देख रहा था। बेटा सिर्फ बेटा नहीं, एक पूरी सल्तनत की गैरत बनकर सामने खड़ा था। शाह की आंखों में आंसू तैर गए। ज़बान बेख्तियार बोल उठी कि खुदा उसे सलामत रखे, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा लश्कर है। जलालुद्दीन के पे दर पे हमलों ने तातारी सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया। वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए और ख्वारिज़्म का कल्बे लश्कर फिर से जिंदा हो गया। फिर वादी शाम के अंधेरे में दफन हो गई। गुबार आसमान तक उठ चुका था, रोशनी मांद पड़ चुकी थी। तलवारें और नेज़े अंधेरे में शौलों की मानिंद लपक रहे थे। मैदान की मिट्टी खून से चिकनी हो गई थी। घोड़े लड़खड़ा कर गिर रहे थे। सिपाही पैदल, घुटनों के बल, हाथों में खंजर थामकर एक दूसरे को मार रहे थे। 3 दिन 3 रातें ये जहन्नम चलता रहा। 20,000 मुसलमान शहीद हो चुके थे और इस जंग ने ख्वारिज़्म लश्कर के दिल में वो खौफ बो दिया जिसके साए आने वाली तमाम जंगों पर छाए रहे। और यूं ख्वारिज़्म के दिलेर सिपाहियों ने जान की बाजी लगाकर दुश्मन को रोका, मगर ये फतह महज एक लम्हे की थी। तातारी लश्कर, जिसके सामने ज़मीन लड़सती है, अभी भी अपनी बर्क रफ्तार छापों के लिए तैयार था। और जलालुद्दीन अपने बाप के गिर्द ऐसी शमिया की मानंद खड़ा था जो अंधेरों में रोशनी का पैगाम लेकर आती है। और यूं तारीख की गर्दिश में एक और तूफान खड़ा होने वाला था।
ایک ایسا طوفان جو سلطنتوں کو خاک و خون میں بدل دے گا، اور جس کی لپٹ میں صرف فاتح ہی نہیں، ہارنے والے بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ تیار ہو جائیں، آنے والا پارٹ 3 وہ منظر دکھائے گا جہاں غیرت، جرت اور فیصلہ کن جنگ کی پوری شدت نظر آئے گی۔